सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके थर्ड सेमेस्टर के छठवें पेपर यानी कि हिंदी के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए जल्दी आप मिला लीजिए सारे के सारे प्रश्नों को, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे प्रश्न बिल्कुल सही हुए होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कितना आसान सा पूछा। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? वात्सल्य रस का संबंध किससे होता है? जो हम बच्चों के साथ प्रेम करते हैं। बच्चों के साथ प्रेम का मतलब होता है वात्सल्य, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के रूप का वर्णन किया गया है इसमें। खासकर अगर वात्सल्य रस की जितनी भी रचनाएं की गई हैं उसमें, तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास और कबीरदास दिया हुआ है। राइट आंसर दोस्तों सूरदास है। सूरदास जी ने भगवान के बचपन की रूप की बहुत सारी रचनाएं की हैं और वात्सल्य रस के ये सम्राट कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना आसान सा प्रश्न, इतना आसान सा प्रश्न है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे की लकड़ी स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति या इच्छा पूर्ण करना। तो अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना आसान सा पूछा है। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये जो प्रश्न है ये पहले यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है और कई सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो पहाड़ के नीचे की समभूमि को हम क्या कहते हैं? उपत्यका, आदित्यका, स्वकीया या ये सभी। दोस्तों इसे हम कहते हैं उपत्यका। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है उपत्यका। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उपत्यका होता है, लेकिन यहाँ पर सही लिखा नहीं गया है, मिस प्रिंटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य होते हैं? तो हम अपने विचारों को चाहे हम लिख करके प्रकट करें, चाहे हम बोल करके प्रकट करें, इससे भाषा एवं साहित्य में रुचि का भी विकास होता है। अगर हम अपने भावों को, विचारों को लिख करके या बोल करके प्रकट करते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं अभिव्यक्ति के उद्देश्य में। तो ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। तपस्वी का तद्भव रूप क्या है, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप क्या है तपस्वी का? तापसी, तपसी, तपसी या फिर तापासी। राइट आंसर है तपसी। ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तपसी तद्भव रूप है तपस्वी का। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बहुविकल्प लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बहुविकल्पी खत्म हो गए। उम्मीद करती हूँ पांचों के पांचों आपके बिल्कुल सही हुए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? देखिए इतना आसान सा प्रश्न पूछा है और 1 नंबर का। महादेवी वर्मा को हम कहते हैं आधुनिक मीरा। किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन अगर हम सन की बात करें तो सन में 1532 ईस्वी इनका जन्म। बहुत जगहों पर यही दिया है तो ये मैं आपको बता रही हूँ। और अगर हम संवत की बात करें तो संवत में कुछ अलग नहीं होता, बस 57 साल और इसमें जोड़ देते हैं। तो ये 1589 ईस्वी ये हो गया आपका संवत 1589। ये जो है ये बहुत जगह आपको मिलेगा। इसके अलावा बहुत जगह आपको संवत 1554 भी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। लेकिन जो संवत होता है वो सन में 57 साल और जोड़ने पर होता है, क्योंकि संवत 57 साल आगे चलता है सन से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से शब्द। तो बस आपको केवल नाम लिखना था। यौगिक शब्द इस तरीके से, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। आपको सिर्फ नाम लिखना था और ये 1 नंबर का प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 9 में कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। छोटे क्लासेस में हम लोग थे तो इस तरीके का प्रश्न आता था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब की डेफिनेशन। तो यहाँ पर भी पूछा है क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि वर्ब क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता ही है, किसी भी काम के करने को ही हम क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने की जो अवस्था होती है वो क्रिया होती है। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब क्या है? क्रिया है।
तो क्रिया में किसी काम का करना या होना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मौन वाचन की दो विशेषताएं बताइए। तो मौन यानी कि मुख आपका बंद रहेगा, आप मुख से कुछ नहीं बोलोगे मौन वाचन में। तो मौन वाचन की सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि आप चुपचाप पढ़ रहे हो तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा होता है। आप अपनी किताब खोल करके पढ़ रहे हो तो ये पहली विशेषता तो ये हो गई कि आसानी से आप अपना जो मौन वाचन कर रहे हो उससे अगल बगल वाले डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो आसानी से आपके दिमाग में घुसती है क्योंकि आप शांति से बैठ करके उसको पढ़ रहे होते हो। और एक और भी आप लिख सकते थे कि मौन वाचन से समय की बचत होती है, क्योंकि आप जब मन में पढ़ते हो तो आप बहुत फास्ट पढ़ते हो और अगर आप बोल बोल करके पढ़ते हो तो टाइम लगता है। ठीक है, तो ये समय की बचत होती है, ये भी लिख सकते थे आप। और दूसरों को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं जब हम मन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लोकोक्ति की दो विशेषताएं बताइए। दोस्तों, जो लोकोक्तियां होती हैं वो समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए होती हैं, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हास्य और मनोरंजन का भी साधन होती है, हम ये भी कह सकते हैं। और ये प्राचीन परंपरा से बहुत पहले से हमारे पूर्वजों के समय से ये चलती आ रही है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अनजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका अधिक दिखावा या आडंबर करता है। इस तरीके से लोकोक्ति के विषय में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। कितना आसान सा प्रश्न पूछा है, गद्य एवं पद्य में क्या अंतर होता है। तो जो गद्य होता है दोस्तों वो नाटक, कहानी, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो पद्य होता है ये हमें कविताओं के रूप में मिलता है, दोहों के रूप में मिलता है। ठीक है, बस यही मेन अंतर होता है कि गद्य को हम गा करके सुर लय ताल में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पद्य होता है इसको सुर लय ताल अच्छे से हम इसको गा करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस यही अंतर आपको लिखने थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है वाक्य किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार बताइए। तो वाक्य किसे कहते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों को सही जगह पर हम इस प्रकार से रखते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म कहाँ पर कौन रहेगा, जिससे एक वाक्य बनता है, कंप्लीट होता है। और वाक्य के प्रकार पूछा है, तो अगर हम रचना के आधार पर वाक्यों की बात करें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, 3 हो गए। और अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं तो वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किसी एक राष्ट्रीय पर्व को अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करिए। अब चाहे इसमें आप 15 अगस्त के विषय में लिख सकते थे, चाहे 26 जनवरी के विषय में, चाहे आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के विषय में, या उनके 2 अक्टूबर के विषय में, उनके जन्मदिन के अवसर पर भी, क्योंकि उसको भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, तो उनके जन्मदिन के विषय में भी आप लिख सकते थे, या उनके जीवन के विषय में आप लिख सकते थे। तो बस यही राष्ट्रीय पर्व में यही सारी चीजें आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए। कितना आसान सा प्रश्न है, जो भी प्रशिक्षु लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं उनको याद होगा कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, जबकि उपसर्ग किसी भी शब्द या शब्दांश के आगे लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय और उपसर्ग में किस तरीके से आपको, जैसे कि इस तरीके से आपको लिखना था। अगर हम प्रति उपसर्ग लगा दे रहे हैं घात में तो ये क्या हो गया, प्रतिघात हो गया। तो उपसर्ग कहाँ लगा, आगे लगा। इसी प्रकार से अगर मान शब्द में हमने अभी उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या हो गया, अभिमान हो गया। ठीक है, तो ये उपसर्ग वाला आपने देखा। अब हम प्रत्यय वाला भी देखेंगे। तो प्रत्यय पीछे लगता है, जैसे कि अगर मित्र शब्द में आ प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया मित्रता। क्या हो गया, मित्रता हो गया। सफल शब्द में आ प्रत्यय लग गया, सफलता हो गया। ठीक है, जैसे कि लिखावट हुआ, आवट प्रत्यय लगता है, इस तरीके से पर आपको लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों बहुत अच्छे से आप लिख सकते थे, क्योंकि जो कहानियां होती हैं इनसे बच्चों का जो माइंड है वो डेवलप होता है, यानी कि उनका मानसिक विकास होता है, उनकी सोचने समझने की, कल्पना करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है कहानी शिक्षण के माध्यम से।
तो ये आप लिख सकते थे अच्छे से इसमें। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट करिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों जो लोकोक्ति होती है वो संपूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अंधे की लकड़ी होना भी आपने देखा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो लोकोक्ति होती है इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये किसी ना किसी वाक्य में आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोकोक्ति का एग्जाम्पल दे तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये पूरा अपने आप में ही पूरा बता दे रहा है अपना अर्थ। जबकि अगर हम किसी मुहावरे की बात करें तो हमको क्या करना पड़ता है, जैसे रमेश के अक्ल पर पत्थर पड़ गया, यानी कि हमें किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है वाक्य में, तभी हम उसको किसी ना किसी वाक्य के अंदर फिट करना पड़ता है किसको, मुहावरे को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते थे आसानी से। फिर इसके बाद लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन करिए। तो अभिव्यक्ति अपने विचारों को आप किस किस प्रकार से दूसरों के सामने रख सकते हैं, चाहे आप बोल करके मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से करिए, चाहे आप लिखित अभिव्यक्ति लिख करके अपने मन के भावों को विचारों को वर्णन करिए। तो बस मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है, चाहे आप बोल करके अपनी बातों को रखिए, किस प्रकार से आप रख रहे हैं, भाषण के माध्यम से, कहीं कोई चीज किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं, या जहां कहीं जिस तरीके से भी आपको अपने मन के विचारों को रखना अलग अलग प्रकार से का, वो नाटक भी हो सकता है, वो वाद विवाद प्रतियोगिता भी हो सकती है, आप कहीं व्याख्यान दे रहे हो सकते हैं, भाषण दे रहे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो गए। अब अगर लिखित की बात करें तो लिखित में भी आप निबंध के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, इस तरीके से अपने मन के भावों को, विचारों को का वर्णन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी और ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि हिंदी बहुत आसान आया था। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। लास्ट पेपर था, आज आप लोग का सारा पेपर खत्म हो गया दोस्तों। सारे विषयों का सोल्यूशन ऑलरेडी हमने करा दिया है, तो आप सारे विषयों को देख डालिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब नहीं करोगे आप तो कब करोगे, क्योंकि अभी एक सेमेस्टर और आपका बचा हुआ है दोस्तों। तो फोर्थ सेमेस्टर की भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है हमारे चैनल से। तो सारे के सारे वीडियोस को आप देखिए दोस्तों, जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछिए। और उम्मीद करती हूँ आपके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और थर्ड सेमेस्टर आपका बहुत अच्छे से निकल जाए, इसमें से यही प्रार्थना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और सारे विषयों के आंसर्स आप लोग मिला लीजिएगा, कमेंट जरूर करके जाइएगा वीडियो के नीचे।